So good morning everyone. In our last class we discussed the Frederick Griffith experiment. कल हम लोगों ने ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रूपांतरण प्रयोग पढ़ा था। और रूपांतरण प्रयोग में जब हम लोगों ने देखा, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमारे आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रही थी एस स्ट्रेन में। उसके लिए जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने कुछ ये तो नहीं बताया कि ये क्या चीज थी, ना वो ही समझा पाए कि ये डीएनए था क्या था, बट उन्होंने ये चीज बता दिया था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन। तो उन्होंने बस ये बताया था कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ने पॉलीसेकेराइड कोड का डेवलपमेंट किया और वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, और उसके कारण क्या हो गया? ये क्या हो गया? वायरुलेंट हो गया। वायरुलेंट का मतलब उग्र हो गया, और इट इज एबल टू गिव इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन देने वाला बन गया। और इन्फेक्शन क्या, कौन सा इन्फेक्शन दे रहा था? ये निमोनिया। अब निमोनिया होगा, और उसी कारण क्या हुआ था? हमारे जो माइस थे, जो चूहे थे, वो क्या हो रहे थे? मर जा रहे थे। ठीक है, उन्होंने कुछ और तो नहीं बताया। उसके बाद फिर हमारे तीन साइंटिस्ट थे, ऑस्वर्ड एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। इन तीन साइंटिस्ट ने ये बताया, उन्हीं का ही जो आर स्ट्रेन जब उन्होंने देखा, उन्होंने माइस के अंदर, तो उन्होंने देखा कि यहां से क्या निकला? हमारा एस स्ट्रेन निकला। तो इस एस स्ट्रेन को उन्होंने निकाला और उन्होंने देखा कि ये किस कारण से हमारा आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर पा रहा है। तो उन्होंने क्या करा? अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन लिया और उन्होंने देखा जब मैं डीएनए डाल रहा था तब कन्वर्जन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जब मैं आरएनए डाल रहा था, प्रोटीन डाल रहा था, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, और जब मैंने डीएनए के साथ डीएनएस डाला तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि इस डीएनएस ने उस डीएनए को क्या करा? खा गया या मार दिया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन इस वाली जो भी एक्सपेरिमेंट था, इससे एकदम हमें क्लियर कट समझ में नहीं आया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ऑल्दो इन लोगों ने बता तो दिया कि वो क्या होगा? डीएनए है, कि जो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है? हमारा डीएनए है। बट इससे क्लियर कट जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो कन्विंस्ड नहीं हुई। तो उसके बाद दो जने आए जिनका नाम था हर्शे एंड चेज। ये दो जने आए। अब पहले इनके बारे में समझते हैं कि इन दो जनों ने करा क्या। इन लोगों ने उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली रही थी, तो इन्होंने देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा प्रचलन में था। रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, विकिरण सक्रिय जो कंपाउंड्स थे, इन्होंने उनके बारे में समझ मिल गई थी हम लोग को। तो इन्होंने क्या करा? रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को यूज कर ये बताया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यहां से हमें कैसा मिला? एकदम स्पष्ट, क्लियर कट, इसको हम बोल सकते हैं अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या है? एकदम स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ गया कि डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे करके हर्शे एंड चेज, दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए उन्होंने क्या क्या लिया वो देखते हैं।
ये हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है। ये एग्जाम में आपके आ जाता है। पहले ये देखिए, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ के रूप में स्पष्ट सबूत हर्शन चेज के एक्सपेरिमेंट से हमें मिला। ठीक है, कि बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और आनुवांशिक पदार्थ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया और हम बोल सकते हैं जीवाणु। जीवाणु कौन सा लिया हमने, एस्चेरिचिया कोलाई, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ई कोलाई। क्या बोलते हैं? इस बैक्टीरिया का नाम याद कर लो, बायोटेक में भी इसको यूज करेंगे हम, हर जगह इसको यूज कर रहे हैं। ये ई कोलाई को T2 जीवाणु भोजी। अब जीवाणु भोजी कौन है हमारा, बैक्टीरियोफाज। अब ये जीवाणु भोजी क्या है, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, जीवाणु भोजी। इसका भोजन कौन है, जीवाणु। जीवाणु को खा जाता है। तो ऐसे वायरस जो जीवाणु को खाते हैं वो क्या बोलते हैं हम, बैक्टीरियोफाज। फाज। और कौन सा लिया था, T2 फाज लिया उन्होंने, उसके द्वारा इसको संक्रमित कराया गया। किसको संक्रमित कराया गया, ई कोलाई। ठीक है, लिखो जल्दी।
देखिए इन लोगों ने जो हर्शे एंड चेस थे, इन लोगों ने एक अलग तरीके के बैक्टीरियोफाज को बनाया। अब पहले तो आप ये समझिए कि जो डीएनए है उसमें हमारे पास फास्फोरस होता है, ये हमने देखा ही था कि अगर हम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में हमारा क्या लगा हुआ होता है, नाइट्रोजनस बेस, और एक जगह क्या लगा हुआ होता है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो हमारे पास फास्फोरस तो है ही, लेकिन सल्फर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सल्फर नहीं है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जीवाणु खोजी की और फाजिस, बैक्टीरियोफाजिस, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है अगर याद हो, फर्स्ट चैप्टर ये आपका, कि इसमें सबसे पहले ऊपर क्या आता है हमारा ये प्रोटीन कोड, जो आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर ये। तो ये जो पूरा ये अगर स्ट्रक्चर से हम देखें तो ये कुछ अलग सा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे ऐसे कर टेट्राहेड्रल टाइप का होता है, 3D स्ट्रक्चर है ये, बट वो नहीं बनाया है। सिंपल सा आपको ये बताया गया है कि जो ये बाहर वाला कोट है ये क्या है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, और अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और ये क्या है, प्रोन्स हैं जो अटैच होते हैं किसी के ऊपर भी जाके। फॉर एग्जांपल मुझे ये क्या है, हमारा एक बैक्टीरियोफाज है, इसको मेरे हाथ पे इन्फेक्ट करना है तो ये ऐसे आके बैठ जाए, ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, ऐसे करके ये काम करता है। अब क्या है, हमने क्या करा, दो तरह की चीज ली, एक लिया हमने सल्फर 35 और एक लिया फास्फोरस 32। अगर आपको पता हो सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है, 32, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है 35। ये क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर। ये कैसा सल्फर है, रेडियो एक्टिव सल्फर, नॉर्मल वाला सल्फर नहीं है। ऐसी फास्फोरस कितना है 30, और यहाँ पर हमने क्या लिया है 32। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। इतना समझ में आया। अब हमने क्या करा, ये बनाए कैसे, हमने मीडियम के अंदर जिसमें हमने इनको उगाया, कंटिन्यूअसली हम इनको क्या दे रहे थे, सल्फर 35 दे रहे थे। क्या दे रहे थे, तो बहुत रिपीटेड जनरेशन तक हमने इनको सल्फर 35 दिया, जिसके कारणवश क्या हुआ, इनके प्रोटीन कोड पे नॉर्मल सल्फर की जगह क्या आ गया, सल्फर 35 आ गया। और ये मैंने जो रेड कलर से मार्क करा है, आपको ये दिखाया है कि अब कैसा हो गया इनका प्रोटीन कोड, रेडियो एक्टिव हो गया। कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, विकिरण सक्रिय हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, इस वाली जीवाणु खोजी को हमने फास्फोरस के ऊपर खूब इसके मतलब उस माध्यम में जिसको इसमें ग्रो करा, वहां पर हमने क्या डाला, फास्फोरस डाला। क्या डाला, अब इस कारण से क्या हुआ, इसका प्रोटीन कोड तो नॉर्मल रहा, लेकिन अंदर वाला डीएनए कैसा हो गया, हमारा रेडियो एक्टिव हो गया। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फाजेस हैं, एक बैक्टीरियोफाज में क्या है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, और एक में क्या है, हमारा डीएनए रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, इकोलाई पे इसको इन्फेक्ट करवाएंगे, ये जाएगा और इन्फेक्ट करेगा किसको, इकोलाई को। अब मुझे आप ये बताओ, एक्सपेरिमेंट से पहले ही अभी हम समझेंगे फिलहाल कि इससे भी कराया, इससे भी कराया, ठीक है। अंदर क्या जाएगा, किसी भी उसके इकोलाई के डीएनए जाएगा अंदर। अब ये मुझे बताओ कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होगा, कौन से वाले बैक्टीरिया के अंदर विकिरण सक्रियता आएगी, रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर आएगी, इस वाले के जो इकोलाई हम इससे इन्फेक्ट कराएंगे या फिर इससे इन्फेक्ट कराएंगे, किसके अंदर विकिरण सक्रियता आएगी, डीएनए वाले में। वेरी गुड, कि जब मैं डीएनए वाले से इन्फेक्ट कराऊंगा तो डीएनए अंदर जाएगा, डीएनए अंदर जाएगा तो इकोलाई को क्या करेगा, विकिरण सक्रिय बना देगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव बना देगा। पहले इतना लिखो। ये हमारे दो तरह के क्या है, बैक्टीरियोफाजेस। एक में हमने क्या डाला, सल्फर 35, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव बन गया। यहाँ पर हमने क्या डाला, फास्फोरस 32, और फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, हमारा डीएनए में, तो डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आ गई। जल्दी बनाओ। बना लिया। अब थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आए।
ये इकोलाई है। इसके ऊपर हमने क्या डाला यहाँ पर इस वाले केस में, देखिए हमने दो अलग अलग तरीके के फाजेस लिए बैक्टीरियोफाज। एक में क्या था हमारा प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव था, वो कौन सा वाला था हमारा, ये कौन सा वाला चल रहा है हमारा सल्फर वाला, और ये कौन सा वाला चल रहा है हमारा फास्फोरस वाला। तो जो दोनों थे हमारे पहले वाले केस में अगर हम देखें तो हमने क्या करा, जो रेडियोएक्टिव सल्फर जिसमें प्रोटीन कोड में भी रेडियोएक्टिविटी आ गई जिसके कारण उससे हमने इंफेक्शन कराया। जब हमने इससे इंफेक्शन कराया तो हमने देखा
कि जो डीएनए था, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस तो था नहीं, तो डीएनए कैसा था, नॉर्मल था। डीएनए गया और डीएनए यहाँ पर जाके जुड़ गया, और जब हमने बाद में देखा ये अलग अलग 3 स्टेप है। पहला क्या है, इन्फेक्शन, दूसरा क्या है ब्लेंडिंग, फिर क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, जैसे मिक्सी चलाते हो अपने घर में, वही हमने चलाई और उससे क्या हुआ हमारा, ये फाज और इकोलाई अलग अलग हो गए। और हमने क्या देखा थर्ड स्टेप के बाद कि जो जहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर था हमारा, वहां पर रेडियो एक्टिविटी इकोलाई में नहीं आई, जबकि रेडियो एक्टिविटी कहां पे आ गई, हमारे सुपरनेटेड फाज में थी। ठीक है, इस वाले केस में जहां पर हमने क्या लिया, फास्फोरस 32 डाला था हमने, वहां पर रेडियो एक्टिविटी कहां पे आ गई, इकोलाई के अंदर आ गई, आपको दिख रहा है। ठीक है, रेड कलर का, जो ये रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है हमारा, यहाँ पर फास्फोरस 32 वाला दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी आ गई। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पर प्रोटीन भी अंदर जाता, प्रोटीन अंदर जाता, तो इस वाले केस में भी जहां पर हमने सल्फर 35 लिया था रेडियो एक्टिव, उसके कारण इकोलाई में क्या आती, रेडियो एक्टिविटी आती, विकिरण सक्रियता आती। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखें, वहां पर हमारे इकोलाई बैक्टीरिया में विकिरण सक्रियता नहीं आई। इससे हमें ये पता चला कि जो प्रोटीन है वो एक आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, जबकि इस वाले केस में हमारा विकिरण सक्रिय क्या था, हमारा फास्फोरस था, डीएनए था। तो डीएनए अगर गया है तो विकिरण सक्रियता आ गई हमारी इकोलाई में। तो यहां से हमें पता चल गया कि डीएनए क्या है, हमारा एक आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसके कारणवश इस इकोलाई में क्या आ गई, विकिरण सक्रियता आ गई। जबकि जहां पर हमारा प्रोटीन कोट विकिरण सक्रिय था, वहां पर हमारी इकोलाई में विकिरण सक्रियता नहीं आई, रेडियो एक्टिविटी नहीं है। आया समझ में? नहीं आया? जल्दी से लिखो। तो नो रेडियो एक्टिव सल्फर इन इकोलाई, इकोलाई में कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं पाया गया, यहां पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया है इकोलाई में। ठीक है, ये 3 स्टेप है। पहला है इन्फेक्शन, फिर है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब जहां पर वो अंदर अपना डीएनए को ट्रांसफर कर रहा है। दोनों केस में डीएनए जाएगा। ठीक है, पहले वाले केस में लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं है, दूसरे वाले केस में कैसे है, रेडियो एक्टिव डीएनए है। बना लिया? अब इसमें लास्ट में आप ये लाइन लिखेंगे,